सभी छात्रों को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भूमंडलीकृत विश्व का बनना के आगे के चरणों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले महामंदी। महामंदी का दौर आया क्यों? जैसा कि आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताया जा चुका है कि प्रथम विश्व युद्ध में पूरे विश्व के देश किसी न किसी रूप में सम्मिलित थे और इसका प्रभाव भी पूरे विश्व पर पड़ा। महामंदी का जो आर्थिक मंदी का जो दौर था वह 1929 से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि 1920 के दशक में, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, 1920 के दशक में जितने देश प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित थे उसमें से अधिकांश देशों ने अमेरिका से कर्ज ले रखा था। ऐसे में 1929 से लेकर 1932 तक महामंदी के इस दौर में लगभग विश्व के अलग अलग देशों के 1,10,000 कंपनियां बर्बाद हो गई। अब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना, वैश्वीकरण। इस प्रक्रिया के तहत महामंदी का जो दौर शुरू हुआ वह एक देश से प्रारंभ होकर विश्व के बहुत सारे देशों तक फैल गया और बहुत सारे देश इस महामंदी के शिकार हो गए। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत में भी इस महामंदी का दौर स्थापित हुआ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि 20वीं सदी के शुरुआत तक पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी उसका वैश्वीकरण हो चुका था और 1928 से 1934 के बीच भारत का जो आयात और निर्यात था पश्चिमी एशिया के देशों के साथ, यूरोप के देशों के साथ, भारत का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था 1928 से 1934 के बीच यह बहुत तेजी से घट गया और इस महामंदी के चपेट में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महामंदी के चपेट में भारत भी आ गया, यानी भारत की अर्थव्यवस्था भी आ गई। जैसा कि आज का दौर वैश्वीकरण का दौर है, तो 1928 से 1934 के बीच में जो महामंदी व्याप्त हुई विश्व स्तर पर, उसके चपेट में भारत भी आ गया। जैसे वर्तमान समय में कोविड-19 कोरोना संक्रमण की वजह से चीन ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, फ्रांस ही नहीं, ब्रिटेन ही नहीं, इटली ही नहीं, स्पेन ही नहीं, भारत में भी आर्थिक मंदी के दौर आने वाले हैं, क्योंकि यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया है। इसमें एक देश में होने वाली गतिविधियां दूसरे देश को भी प्रभावित करेंगी। भारतवर्ष में 1928 से 1934 के बीच, चूंकि भारत प्रारंभिक यानी प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान राष्ट्र रहा है, तो गेहूं के कीमतों में 50% की कमी आ गई इस मंदी के दौर में। हमारे देश में पश्चिम बंगाल, जो उस समय बंगाल प्रांत के नाम से हुआ करता था, भारत का अंग था, तो बंगाल में पाटसन यानी जूट का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था, कच्चे पाटसन का, और इस पाटसन से बोरियां, थैले, रस्सियां, चटाइयां, बहुत सारी वस्तुएं निर्मित होती थी और
विदेशों को इसका बड़े पैमाने पर पाटसन का, कच्चा पाटसन और पाटसन से बनने वाली वस्तुएं विदेशों को हम बड़े पैमाने पर निर्यात करते थे। लेकिन इस महामंदी यानी 1928 से 1934 के बीच में जो महामंदी का दौर आया, इससे भारत कभी अछूता नहीं रहा और इस वजह से पाटसन उद्योग हमारा धराशायी हो गया, क्योंकि जो किसान पाटसन उगाते थे उसकी कीमत ही नहीं मिलती थी उनको, क्योंकि उनके पाटसन से बनने वाली वस्तुओं का निर्यात बहुत कम हो गया। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1920 के दशक की स्थिति को आपने देखा और 1929 से 1932 तक कैसे लगभग विश्व के अधिकांश देश महामंदी के चपेट में आ गए। लेकिन इस समय तक विश्व में एक राष्ट्र ऐसा था यानी अमेरिका, जो इस महामंदी के दौर से अलग खड़ा था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका तटस्थ रहा, वह किसी खेमे में सम्मिलित नहीं हुआ। इस वजह से तमाम यूरोपीय देशों को अमेरिका ने कर्ज दिया और बाद में जब कर्ज उसने वसूलना शुरू किया तो दुनिया के तमाम सारे देश इस महामंदी के चपेट में आ गए। अभी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महामंदी जो व्याप्त हुआ था उससे पूरा विश्व परेशान ही था। तब तक द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, क्योंकि जर्मनी में हिटलर का उदय हो गया और हिटलर ने जर्मनी को एक सशक्त राष्ट्र बना दिया और हिटलर की महत्वाकांक्षा ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 से लेकर 1945 तक चला, यानी प्रथम विश्व युद्ध के 2 दशक बाद द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 से 1945 तक चला। इस युद्ध में यानी इस द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व के बहुत सारे राष्ट्र 2 खेमों में बंट गए। पहला खेमा मित्र राष्ट्रों का था, इसमें ब्रिटेन सम्मिलित था, सोवियत संघ सम्मिलित था, फ्रांस था और अमेरिका जो मित्र राष्ट्र कहलाया यह खेमा। और दूसरा जो खेमा था वह धुरी राष्ट्रों का था, जिसमें जर्मनी, जापान और इटली सम्मिलित थे। इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी बड़े पैमाने पर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया, लाखों की संख्या में लोग मारे गए और इस प्रकार से पूरा विश्व पुनः एक बार आर्थिक मंदी के चपेट में और अधिक फंसता चला गया। इसी बीच विश्व के कुछ राष्ट्र, जिसमें सबसे प्रमुख था अमेरिका, विश्व के कुछ राष्ट्रों ने मिलकर 1944 में व्यापार में जो लाभ और घाटा होता इसको संतुलित करने के लिए यानी घाटे को कम करने के लिए अमेरिका के ब्रेटन वुड्स यानी 1944 में व्यापारिक घाटा को कम करने के उद्देश्य से अमेरिका के नेतृत्व में कुछ राष्ट्रों ने अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में एक सम्मेलन किया और इस सम्मेलन के बाद ही विश्व में विश्व बैंक और IMF अस्तित्व में आया। तो विश्व बैंक और IMF का गठन किया गया ताकि व्यापार के घाटे से बचा जा सके, ऐसा तरीका ढूंढा जा सके। और इस प्रकार से विश्व बैंक और IMF की स्थापना हुई और 1947 में 1944 में अमेरिका के
ब्रेटन वुड्स शहर में सम्मेलन के बाद एक निर्णय लिया गया और विश्व बैंक और IMF की स्थापना हुई। लेकिन विश्व बैंक और IMF 1947 में अस्तित्व में आए और उन्होंने अपना काम शुरू किया। अब एक चीज यहां ध्यान से समझिए, 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में जो सम्मेलन हुआ, उसी के तहत अमेरिका के नेतृत्व में कुछ राष्ट्रों ने मिलकर विश्व बैंक और IMF का गठन किया, जिसका उद्देश्य क्या था कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो आर्थिक मंदी व्याप्त हुई थी, उसमें व्यापार घाटे को किस प्रकार से कम किया जाए, इसके लिए सम्मेलन हुआ और विश्व बैंक और IMF की स्थापना की गई। अब इस विश्व बैंक और IMF की जो स्थापना हुई, इसमें अमेरिका को वीटो पावर दे दिया गया, यानी विश्व बैंक और IMF में जो भी निर्णय होगा उस पर अमेरिका वीटो कर सकता है। अब वीटो पावर क्या होता है, इसको समझिए। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ और 24 अक्टूबर 1945 को विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए, युद्धों को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था का गठन किया गया और इस संस्था का नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ही सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद का भी गठन किया गया। सुरक्षा परिषद के अंतर्गत 15 सदस्य राष्ट्र होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनकी सदस्यता सिर्फ 2 वर्ष के लिए होती है। भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में 5 ऐसे राष्ट्र हैं जिनको वीटो पावर है। इसमें अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, ब्रिटेन है और फ्रांस। तो अमेरिका, रसिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य राष्ट्र हैं और इनको सुरक्षा परिषद के किसी भी निर्णय के विरुद्ध में नकारात्मक वोट देने का अधिकार है। यदि सुरक्षा परिषद से कोई भी बिल पास होता है और इन 5 राष्ट्रों में से कोई भी उसके विरोध में चला जाता है, तो वह बिल पास नहीं हो पाएगा। यह होता है वीटो पावर। और विश्व बैंक और IMF की जब स्थापना हुई तो उस समय अमेरिका को वीटो पावर दिया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई तब इन 5 राष्ट्रों को वीटो पावर प्रदान कर दिया गया। इसी कारण आप समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में सुनते होंगे कि जब भी सिक्योरिटी काउंसिल में भारत कोई मुद्दा उठाता है तो उसके विरोध में चीन जो है वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता है, इस नाते वह मुद्दा गिर जाता है। ये अधिकार होता है वीटो पावर का। अब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुए, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी व्याप्त हुई, लेकिन उसके बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया, जैसा कि हम आपको अभी बताए हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण जो कारण थे वह था औपनिवेशीकरण, यानी विश्व के बहुत वर्चस्व वाले राष्ट्र दुनिया के तमाम राष्ट्रों के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करके और अपना उपनिवेश बना रहे थे, और इसी होड़ के नाते प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और इसलिए
स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद से विश्व के बहुत सारे जो राष्ट्र जो किसी न किसी यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश थे, अब जो है अनौपनिवेशीकरण यानी अब उपनिवेश को समाप्त करके स्वतंत्रता का युग शुरू हुआ और भारत जैसे दुनिया के तमाम राष्ट्र इस औपनिवेशीकरण के बंधन से मुक्त हुए और स्वतंत्र हुए और इस प्रकार से वैश्वीकरण प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया गया और इसीलिए इस भूमंडलीकृत विश्व का बनना यानी वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आज एक देश में होने वाले किसी भी क्रियाकलाप और गतिविधि का दुनिया के तमाम देशों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है।